तो इस्लामिक वो कल्चर है जब भारत में तुर्क आ गए थे, तुर्क शासन की स्थापना हो गई थी। तुर्कों के बाद खिलजी आए, खिलजियों के बाद तुगलक आए, फिर सैयद आए, फिर लोधी आए। तो इन दोनों के मिक्सअप से जो कल्चर बनी वो कहते हैं इंडो इस्लामिक कल्चर। ये इम्पोर्ट, देखो तुमसे डायरेक्ट कोई ये तो पूछने से रहा राम मंदिर क्या था, राम मंदिर का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ठीक है। तो बाबर के समय में एक सेनापति था मीर बकी ने अयोध्या में, जहाँ राम जन्मभूमि है, वहाँ उसने एक मस्जिद बना दी। ये काम खूब हुआ मध्यकाल में। अब हिस्टोरियन के दो ग्रुप हैं इतिहासकारों के। एक तो कम्युनिस्ट इतिहासकार हैं जो मार्क्सवादी इतिहासकार, सतीश चंद्र हो गए, खान अभी, इम्तियाज अहमद हो गए। ये तो कहते हैं नहीं, बहुत प्रेम से और बहुत भाईचारे से रहते, ठीक है, सल्तनत काल में और मुगल काल में। और दूसरी एक वो धारा जो राष्ट्रवाद, एल श्रीवास्तव हो गए, जिन्होंने मध्यकाल का इतिहास, वो ये कहते हैं कि नहीं ऐसी बात थी नहीं। तो इस वजह से ये जो तुम्हारी इंडो इस्लामिक कल्चर है ये इम्पोर्टेंट हो। आरएएस मेंस के सिलेबस में भी कल्चर वाला पार्ट ज्यादा है, गौर करें। मेंस का पहला ही टॉपिक है सिंधु घाटी से ब्रिटिश काल तक की कलाएं, है ना। बार बार सिलेबस देखना, देखो करते हैं शुरू। इंडो इस्लामिक कल्चर क्या है? ये वो संस्कृति हो गई, वह संस्कृति तो भारत में इस्लाम व हिंदू संस्कृति के, हिंदू संस्कृति के समन्वय से स्थापित हुई। दो संस्कृतियां जब आपस में मिलती हैं, एक दूसरे की विशेषताएं लेती है ना, है ना। देखो, अब इसमें दो चीज पे अपन जाएंगे। एक तो कल्चर में अपन जाएंगे साहित्य पे, साहित्य से बार बार सवाल पूछ कौन सी किताब किसने लिखी, और दूसरी ओर जाएंगे अपन स्थापत्य कला पे। और स्थापत्य कला इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाती है कि अब क्या है, इन चीजों पर विचार होने लगा। जब ये आए थे, इन्होंने आते ही जो तुर्क भारत में पहली बार आए ना, तो उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ तोड़ के बन, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद है, वहाँ जैन मंदिर था, उसके अंदर देखोगे ऐसे खंबे बने हुए जैसे मंदिरों में बने हुए। अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा, अभी कुछ बयानों में, हाँ, संस्कृत पाठशाला थी, उसमें बयानबाजी चल रही थी अभी कोई एक, जैसे है ना। तो जैसे इन चीजों पे विवाद हो रहा है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से। तो शुरुआत करते हैं अपन साहित्य से। साहित्य की भाषाएं कौन सी? अब साहित्य में एक तो संस्कृत में भी लिखा जा रहा था, ठीक है। और जो तुर्क आक्रमणकारी थे, तुर्क आक्रमणकारी, एक तो अरबी भाषा तो इस्लाम की मूल भाषा है, सऊदी अरब में इस्लाम का जन्म हुआ, अरबी में भी कर रहे थे, प्लस फारसी में भी कर रहे थे, फारसी में भी, अरबी और फारसी, ठीक है। अब इस समय के जो ग्रंथ हैं वो देखते जाना इम्पोर्टेंट। एक तो पहला ग्रंथ तो है विज्ञानेश्वर का मिताक्षर। देखो, ये मिताक्षरा ग्रंथ क्या बताता है, बस आप तो इतना नाम याद रख ले। ये बताता है जो हिंदू उत्तराधिकारी में पिता की संपत्ति में पुत्र का कितना अधिकार होगा, तो पूरे भारत में तो ये प्रचलित था, पूरे भारत में, केवल असम बंगाल को छोड़कर।
और फिर असम बंगाल में कौन सा था? असम बंगाल में जो किताब चलती थी वो हिमूत वाहन की दाए भाग। दाए मतलब पिता की संपत्ति में पुत्र का कितना अधिकार होगा, ये चलती थी असम बंगाल में। और ये दोनों की दोनों किताबें मिताक्षरा और दाए भाग बहुत। बोलो बात समझ में आ गई क्या? मिताक्षरा और दाए भाग। और ये जो है ना, ये याज्ञवल्क्य की स्मृति है, जो स्मृति ग्रंथ गुप्त काल में पूर्ण हुए थे उन पे टीका है। ये दोनों किताबें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जयदेव का गीत गोविंद। जयदेव का गीत गोविंद क्या है? इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करिए। और जयदेव अंतिम सेन शासक थे जो लक्ष्मण सेन, उनका दरबारी था। बंगाल का पाल और सेन वंश पढ़ाया था तो पढ़ाया था ना। और इसी पे अपने कुंभा टीका लिखेंगे ना। टीका उसी ग्रंथ पे, टीका का मतलब उसकी व्याख्या करना, उस ग्रंथ पे कोई ग्रंथ लिखना, टिप्पणी करना, इंपोर्टेंट पे ही लिखी जाती। तुम्हारे लिखे हुए ग्रंथ पे कौन टिप्पणी लिखी? ये जयदेव का गीत गोविंद, ये इंपॉर्टेंट किताब। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा और जिमितवान का दाए भाग, ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर एक जैन संत थे, जैन संत का नाम था नैनचंद्र सूरी। नैनचंद्र सूरी, इन्होंने क्या लिखा? हमीर मद मर्दन। हमीर वही अपना हमीर देव चौहान, रणथंबोर वाले। नैनचंद्र सूरी मध्यकाल में जैन मुनियों ने। और एक थे जय जयचंद्र सूरी, सॉरी जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी भी जैन मुनि थे। इन्होंने कौन सा लिखा? हमीर महाकाव्य। है? ये दोनों बार बार एग्जाम में आरपीएससी। ठीक है ना। अब बढ़ो आगे। कौन सा? फारसी रचनाओं। फारसी रचना सबसे इंपॉर्टेंट नाम तो आएगा अमीर खुसरो का, आएगा ना। अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ वाले सैनिक अभियान में भारत आया था, तो लिखो। मीर खुसरो की रचनाएं कौन? ये फारसी में सारी रचना। मीर खुसरो की रचनाएं, एक तो खजाइन उल फतू, इसी में चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन है ना। खजाइन उल। फिर एक है मिथफा उल फतू। खजाइन उल फतू, मिथफा उल फतू, और किरान उस सादेन। असिका मुंतकाब उल। ये तो हैं किताबों के नाम। देखो अमीर खुसरो क्यों इंपॉर्टेंट है? अमीर खुसरो एक, अमीर खुसरो बहुत सारी चीजें थी। ठीक है। जैसे संगीतकार भी था वो साहित्यकार भी था, वो युद्ध का आई विटनेस भी है। जैसे चित्तौड़ के युद्ध का वो प्रत्यक्षदर्शी है, वो देख रहा था क्या हो रहा था चित्तौड़ के युद्ध में। ठीक है। अमीर एक जो 8 शासक थे दिल्ली के, दिल्ली के 8 शासकों के, इसने जो अपना बलबन था, बलबन का एक बेटा था महमूद, के समय में जीवन शुरू किया। तो महमूद के में आया, बलबन के में आया, केकुबाद में आया, ट्यूमर्स में आया, जलालुद्दीन खिलजी में आया। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय भी था। ऐसे करते करते दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा। इसने जीवन कहाँ शुरू किया? जीवन प्रारंभ बलबन के बेटे महमूद। साहित्यिक जीवन की प्रारंभ यहाँ हुई थी और यहाँ से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक के साथ था वो। तो टोटल कितने सुल्तान देख लिए दिल्ली के?
दिल्ली के 8 सुल्तानों का समकालीन था ये आर्य इसमें। और इसने क्या किया, ये साहित्यकार तो था ही था, प्रत्यक्षदर्शी भी हो गया। ये चित्तौड़ वाला युद्ध इसमें है ना, 1303 में राणा रतन सिंह पर जो आक्रमण हुआ था। इसके अलावा इसने उर्दू भाषा का विकास किया है ना, जो उर्दू या रेखता जिसको कहते हैं ना, जो हिंदी और अरबी फारसी से मिलके बनी है, उर्दू भाषा का विकास। संगीत का ज्ञाता था। संगीत में इसने क्या किया, एक तो ये कहते हैं कि सितार और तबले का आविष्कार इसी, सितार और तबले का आविष्कार इसी ने किया। प्लस संगीत के खूब सारे राग हैं, वो उनका जन्मदाता भी ये था। तो ये साहित्यकार भी हो गया और संगीतकार भी हो गया। साहित्यकार, संगीतकार और के विकास में राम मंदिर के प्रसंग गीता कोट ये कहता है कि ब्राह्मण ने तो ईश्वर को मंदिर में कैद कर लिया, और जो मौलवी है वो ये कहता है अल्लाह मस्जिद में है, जबकि अल्लाह दोनों जगह ही नहीं है। मतलब अमीर खुसरो की मुकेरियां है ना, छोटी छोटी, जिनको दोहे टाइप होते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। तो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है। अब देखो फारसी स्रोत क्या क्या थे, देखते जाना। शुरुआत से करते हैं। एक तो सचनामा है फारसी में क्या पता चलता है, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का पता चलता है। ठीक है, सॉरी, मोहम्मद बिन कासिम के, मोहम्मद जो अरब आक्रमण हुए थे ना, मोहम्मद बिन कासिम के अरब आक्रमण, अरब था, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण। फिर आया अल बरूनी की कौन सी किताब आएगी, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, ये किसकी है, अल बरूनी की। और ये किताब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये उस समय की भारतीय दशाओं का वर्णन करता है। भारत की जैसे प्राकृतिक स्थितियां कैसे हैं, भारत की जियोग्राफी कैसी है, ये महमूद गजनवी के समय को जानने का प्रमाणिक स्रोत है। ये किताब इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रारंभिक इतिहास की पुस्तक, ठीक है, महमूद गजनवी के आक्रमणों को जानने का, किताबुल हिंद अल बरूनी की। के बाद आगे आओगे तो जाओ, ताजुल मासिर किसकी है, हसन निजामी। हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ही तो था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी था ना, लिखवाया था हसन निजामी आज। फिर नासुरुद्दीन मिनाजुद्दीन सिराज की तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी। ये नासिरुद्दीन महमूद जो गुलाम वंश का शासक था बलबन के टाइम, बलबन से जस्ट पहले, उसको किसने समर्पित करी थी, मिनहाजुद्दीन सिराज ने। तो मिनहाज उस सिराज या सिराजुद्दीन भी कहते हैं, तबकाते नासिरी। और ये दोनों किताबें ये दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास को जानने के लिए इम्पोर्टेंट, दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास को जानने के लिए इम्पोर्टेंट। समझ गए। अब आगे बढ़ो। अब इनके बाद खिलजी वंश की स्थापना होगी। खिलजी में अमीर खुसरो की अपन सारी रचनाएं पढ़ चुके। खिलजी के बारे में और कुछ कौन कौन लिखता है, एक तो इसामी लिखता है। इसामी की किताब कौन सी थी, कुतु उस लातीन, कुतु उस लातीन कौन लिखता है, फिर जियाउद्दीन बर्नी आ जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी था तो फिरोज शाह तुगलक के समय,
फिरोज तुगलक के समय था, लेकिन वो अलाउद्दीन के टाइम का भी वर्णन करता है लोगों से सुन सुन के। तो जियाउद्दीन बर्नी की कौन सी किताब है? तारीख है फिरोज शाही। और बर्नी की दूसरी है फतवा ए जहांदरी। फतवा फतवा ए जहांदरी, ये जियाउद्दीन बर्नी की हो गई। ये फिरोज तुगलक का समकालीन था। इतना याद करने की किताबों का नाम। ठीक है, अब बढ़ो आगे। देखो, अब फिरोज शाह तुगलक पे आ जाओ, मोहम्मद बिन तुगलक पे आओ। मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन कौन था? किसको भेजा था तीन के चौगन तिमूर के दरबार में? इब्न बतूता। मोरक्को का जो रहने वाला था, चीन से सीधा मोरक्को का रास्ता, वापिस नहीं आया। इब्न बतूता की किताब का क्या नाम है? रेहला। रेहला किसकी किताब का नाम है? इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बना के चीन भेजा था। ठीक है, रेहला किसकी हो गई इंपॉर्टेंट किताब? बिन तुगलक की। अब फिरोज तुगलक ने एक तो अपनी आत्मकथा खुद लिखी, उसका क्या नाम था? फुतुहाते फिरोज शाही। ये लिखी है फिरोज तुगलक। और शम्स ए सिराज अफीफ इसका दरबारी था। शम्स ए सिराज अफीफ, उसने कौन सी लिखी? शम्स ए सिराज अफीफ ने लिखी तारीख ए फिरोज शाही। एक किताब लिखी सिकंदर लोदी ने, सियार उल अरीफन। तो लोदी तो लिखेंगे ही क्या, सॉरी, सैयद तो लिखेंगे ही क्या? सैयदों के समय एक छोटी सी किताब थी, सियार उल अरीफन, किसने लिखी थी? जमली कंबू नाम था, जमली कंबू। और ये किसका दरबारी था? सिकंदर लोदी का दरबारी। सिकंदर लोदी दरबारी का, सिकंदर लोदी का। ठीक है, किताब लिखी गई थी तारीख मुबारक शाह के समय। तारीख मुबारक शाही किसने लिखी थी? याहिया बिन सरीन ने। तारीख फिरोज शाही सैयदों के समय। तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही लिखी गई थी याहिया बिन सर हिंदी। और जो सैयद शासक था, सॉरी सॉरी, तारीख मुबारक शाही। ये मुबारक शाह कौन था? सैयद सुल्तान था ना। फिर खां के बाद जो आया था मुबारक शाह, 1421 से लेके 1434 तक जो, वो मुबारक शाह को लिखी याहिया बिन सर। ये सारी इंपॉर्टेंट किताब। ठीक है, और बताता तो पूछी जाती है। एक जिया नक्शवी की तुतीनामा नाम सुना है क्या? देखो क्या है, अगली इंपॉर्टेंट किताब है तुतीनामा। तुतीनामा का मतलब क्या हुआ? तोता है ना, एक महिला जिसका पति बाहर व्यापार करने के लिए गया हुआ है, उस महिलाओं को ये तोता कहानियां, 52 कहानियां
है रोज रात को बोल के, ये संस्कृत में थी, उसका अनुवाद किया गया फारसी में। और जैसे तूतीनामा मतलब टेल्स ऑफ पैरेट, तोते के द्वारा सुनाई गई कहानियां। लिखने का एक बहाना होता है, जैसे तूतीनामा है किताब इम्पोर्टेंट या नक्शवी। अब ये इम्पोर्टेंट किस लिए, इम्पोर्टेंट इसलिए है, इसका अनुवाद संस्कृत से फारसी में हुआ है ना, तो जिया नक्शवी ने संस्कृत से फारसी में। फारसी देखो, फारसी है पर्शिया ईरान का पुराना नाम। ईरान की जो भाषा है ना, उसको फारसी कहते हैं। आगे मुगल आएंगे, वो भी फारसी भाषा में लिखवाएंगे। मूल जो अरबी है ना, इस्लाम का जन्म सऊदी अरब में हुआ, तो अरबी भाषा आज भी बहुत कम लोगों को आती है, पहले बहुत कम। जैसे तुम्हें वेद हमारे संस्कृत में, संस्कृत की बजाय भी जो प्रोटो संस्कृत या प्राक संस्कृत, अर्धो संस्कृत, वैसे ही अरबी में साहित्य की रचना भारत में मैक्सिमम साहित्य फारसी भाषा में, तुर्कों के समय में भी, और मुगलों ने तो फारसी को रख लोगे याद। ठीक है, जिया नक्शवी की तुतीनामा याद रखना, सारी इंपॉर्टेंट किताबें बता दी, इससे बाहर आ जाए फिर। ठीक है, एक बंगाल का शासक था नुसरत शाह, उसके समय रामायण और महाभारत का बांग्ला में अनुवाद हुआ, एक लाइन वो। रामायण और महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसके हुआ, रामायण महाभारत का बांग्ला भाषा में या बंगला में, बंगला में अनुवाद, बंगाल का शासक था नुसरत शाह। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। जैसे कृतिवास नाम का आदमी था रामायण का, साहित्य पूरा हो गया, तो साहित्य संस्कृत में भी लिखा जा रहा था, फारसी में भी लिखा जा रहा था, और क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखा जा रहा था। एक और इम्पोर्टेंट किताब है वो उस इम्पोर्टेंट किताब का क्या नाम है, देखो है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी, रानी पद्मिनी, अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह। 1540 में लिखी, वो रहता था जौनपुर। ठीक है, एक और लिखो, पद्मावत। पद्मावत किसने लिखी, मलिक मोहम्मद। मलिक मोहम्मद रट लोगे इतने, रटनी पड़ेगी। आपत्ति, देखो आपत्ति या बातें, कला या आर्य। तुर्क जब यहाँ आए, तो तुर्कों की खुद की एक शैली की, कौन सी शैली थी, खुद की शैली थी। अरबी शैली भी, तुर्की शैली भी थी, मध्य एशिया की शैली भी मिला ली, और यूरोप की शैली भी। कि जहाँ जहाँ जाएंगे, अब कोई तुम्हारे यहाँ का मिस्त्री कनाडा रह के आया हो, अगली बार वो सरदारों की कोठी कुछ कुछ कनाडा जैसी बनाता है कि नहीं बनाता है, प्रभाव पड़ता है ना जहाँ व्यक्ति रहेगा। तो इस चीज़ को ऐसे समझ, उनकी खुद की शैली थी, वो शैली की भारतीय शैली में, क्योंकि मिस्त्री तो लगभग भारतीय ही थे, वहां से तो योद्धा आए थे। समझाऊंगा एक एक चीज और प्रॉपर लिखेंगे। अगर मिडाइवल्स में सवाल आता है, तो या तो स्थापत्य से आएगा या साहित्य। लिखो, भारत आने से पहले, भारत आने, आरएस मेंस के याद से भी, पीएससी वाले भी देख, भारत आने तुर्कों ने मध्य एशिया, ईरान,
वह यूरोप की शैलियों लाकर अपनी विशिष्ट इस्लामिक शैली विकसित कर ली थी। देखो, इस शैली का मिलन किस में होगा? अब ये तो हो गई इस्लामिक शैली। भारत में नई भारत में जो शैली बनी इंडो इस्लामिक कला जो थी वो कैसी थी, देखते जाना है ना। अब जो भारत में जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला थी वो कैसी, एक तो इन्होंने जो विशिष्ट इस्लामिक शैली अपनी बना ली थी ये, है ना। एक तो हो गई इनकी खुद की विशिष्ट इस्लामिक शैली, प्लस भारत में कौन सी शैली मिली, भारतीय शैली। अब ये क्या करते थे, इनकी शैली में जैसे कोई भी आप इस्लामिक बिल्डिंग देखोगे तो उसकी क्या विशेषता मिलेगी, आप दो चीज मिलेगी, एक तो गुंबद मिलेगा और एक मिलेगा मेहराब। गुंबद और मेहराब को समझना, देखो ये दरवाजा है अपना, तो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हो गई। ये दरवाजा जो ऐसे करके जो दरवाजा बनाते हैं ये क्या हुआ, हम्म, मेहराब समझ गए। तो दरवाजा जो ऐसे करके बनता है वो हो गया। गांव में भी अगर कहीं बने हुए हैं तो जो यूं घूम के मस्जिदों के दरवाजे नहीं होते, पर इसको बोलेंगे मेहराब, मेहराब या आर्क, आर्क है। और ऊपर गुंबद बना हुआ होगा ऐसा गोल, इसको क्या कहेंगे, और जो लंबी लंबी वो छतरियां सी पतली पतली बनी रहती हैं ताजमहल के चारों दरवाजों पे बनी हुई, उसको क्या कहेंगे, मीनार। वो बाद में, समझ गए। मेहराब और गुंबद समझ गए क्या, ये मेहराब और गुंबद था। प्लस क्या करते थे, भारतीय शैली में क्या था, भारतीय शैली को कहते हैं तहतीरी शैली। तहतीरी शैली का क्या मतलब होता है, तहतीरी का मतलब होता है अपने छत पे जो बल्लियां लगाते हैं ना, वो सहतीरी शैली है। अपने छत कैसे बनाएंगे, ये तो छत को गुंबद में बना देंगे, बीच का हिस्सा छत के ऊपर वाला खोखला होगा, और अपन क्या करते हैं, या तो पत्थर की उसके ऊपर जो जो स्पोर्ट लगाते हैं छत की, या लकड़ी के जो अपन स्तंभ लगाते हैं उसको क्या कहेंगे, सहतीरी शैली। छतों पे लगाते हैं ना लकड़ी का सपोर्ट, पुराने समय तक जो लगाते थे, हमारे यहाँ जिसको बलियां बोलते हैं, वो सहतीरी शैली है। और इन दोनों को इन्होंने हटा दिया, इन दोनों को। प्लस हिंदू शैली में और क्या था, आप देखो पुरानी जितनी भी हिंदू इमारतें हैं, एक तो वो बेल का नमूना जरूर लगाएंगे, बेल बूटियां बनाते हैं इमारतों पर, एक स्वस्तिक, और एक उल्टा कमल या जिसको घंटा बोलते हैं, देखना। जैसे एक तो स्वस्तिक काम में लेते हैं अलंकरण में, स्वस्तिक, बेल का नमूना, या उल्टा कमल जिसको अवांगमुखी कमल कहते हैं, उल्टा कमल, या कई बार घंटा भी कहते हैं। जैसे ये इस तरीके से बनाते हैं, तरीके के आपने, जैसे ऊपर पोल के ऊपर ऐसी आकृति बनी हुई थी, इसको अवांगमुखी कमल या उल्टा कमल कहते हैं। बनाते हैं ना, स्वस्तिक भी बनाते हैं। ये भारतीय जो शैली थी उसमें या तो सैतिरी थी, या स्वस्तिक, बेल का नमूना, उल्टा कमल, ये अलंकरण में करते थे। सैतिरी शैली का छत बनाते थे। इनके पास क्या था, मेहराब था और गुंबद था, ठीक है। ये आर्यस मेंस और आईएस। अब इन्होंने ये जो शैली दोनों
भारतीय शैली ये मिक्स कर ली, प्लस क्या किया, एक नई चीज लेके आए, अरेबस्क। ठीक है, मुगल काल में तो पितरादुरा आएगा, अब है अरेबक्स। अरेबस्क में क्या करते थे, इस्लाम में जीवित व्यक्ति का चित्र बनाना वर्जित है। क्यों वर्जित है, कि किसी चीज में प्राण सिर्फ अल्लाह फूंक सकता है। आप देखोगे मूल इस्लाम में कभी आपको जीवित व्यक्ति पशु पक्षी के चित्र, तो वो क्या करते हैं, अलंकरण डेकोरेट कैसे करोगे, कुरान की आयतों के साथ। ये तो जैसे बेल, बेल का स्वस्तिक तो नहीं बना है, कुरान की आयतों के साथ बेल या जो कमल का, वो अरेबस्क कहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ना अरेबस्क। अरेबस्क क्या हुआ, अरेबस्क हो गई, अरेबस्क, अरेबस्क हो गई अलंकरण की विधि, विधि। अलंकरण का मतलब समझ ना, मांडने मांडना, चित्र बना देना। तो अलंकरण की विधि थी, और इसमें ये क्या करते थे, में लिखो, मूल इस्लाम में जीवित व्यक्ति या पशु पक्षियों का चित्र बनाना निषिद्ध है। मूल इस्लाम में जीवित व्यक्ति, जीवित व्यक्ति, पशु पक्षियों का चित्र बनाना निषिद्ध है। इसलिए तुर्क अपनी इमारतों को, तुर्क अपनी इमारतों को अलंकृत करने के लिए, अलंकृत करने के लिए कुरान की आयतों के साथ, कुरान की आयतों के बेल बूटों का चित्रण कर देते थे। ये अरेबस्क बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो इनकी इमारतें, समझ गए अरेबक्स। देखते हो ना आप मस्जिदों में कुरान की आयतें लिखी हुई होती है ना, ये अरेबस्क मुगल काल का पितरादुरा है। देखो अब इनकी इमारतों की बात करते हैं, तो सबसे पहले आया कुतुबुद्दीन ऐबक, सल्तनत कालीन इमारतें। कौन कौन सी थी इमारतें, सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दिल्ली इनकी राजधानी थी, तो ये सारा निर्माण सल्तनत काल वाला दिल्ली। ठीक है, पहली बनाएगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। देखो दिल्ली, अगर आप कभी गए हो ना मेहरौली एरिया में, सुन देखो, मेहरौली एरिया में वहीं तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, वहीं कुतुब मीनार है एक कैंपस में, वहीं चंद्रगुप्त का लोह स्तंभ है वही दिखता है, और वहीं लाई दरवाजा है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ बनवाई, और ये पहले एक संस्कृत पाठशाला थी। इसको जाके देखोगे ना, तो ऊपर ऊपर का हिस्सा तोड़ के क्या करते थे, जैसे ढाई दिन के झोंपड़े में मंदिर था, ऊपर से शिखर तोड़ दिया, उसके ऊपर क्या बना दिया, गुंबद। इसीलिए तो अजमेर का ढाई दिन में बनती है क्या इतनी बड़ी, क्यों बन गई, ऊपर वाला शिखर तोड़ दो और उसके जगह गुंबद बना दो, गुंबद बनाने में ढाई दिन, इसलिए वो। इसमें भी सेम ऐसे ही किया, ये संस्कृत पाठशाला थी। ये जो खंबे हैं, वो हिंदू मंदिरों के खंबे जैसे अलंकृत होते हैं ना, नक्काशीदार, वैसे। ज्ञान वापी वाला चल रहा था ना, ज्ञान वापी, तो इस तरीके से तोड़ के बनाई हुई है। तो देश में कभी कभी की चेतना आती है, इसलिए ये सारी इमारतें
अजमेर में कौन सी बनाई? 2.5 दिन का। तो बिसल देव चतुर्थ जो था चौहान राजा, उसने संस्कृत पाठशाला बनाई थी, तो इसलिए ये 2.5 दिन का झोंपड़ा। अब वो किताबों में लिखते हैं इसकी सीढ़ियों में, 2.5 दिन की सीढ़ियों में संस्कृत वो अभिलेख लिखे हुए हैं। अरे एक तो छोड़ के वो लगा, वो पहले दीवार पे थे, अब वो सीढ़ियों में आ गए, है ना। ये 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में, ये बिसल देव चतुर्थ ने बनाई थी। ठीक है। और क्या क्या बनाया? जो जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, उनकी याद में क्या बनाई? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, किसकी याद में? देखो वो चिश्ती संत थे, और चिश्तियों का सवाल इस बार आरएस कादरी संप्रदाय का आया था। सूफी संतों से सवाल आता ही आता है आरएस में, चाहे प्रीलिम्स में आ जाए चाहे मेंस में लिखवा। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ चिश्ती संत थे। इस संत इस सिलसिले के संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन का। कुतुबुद्दीन इनकी याद में पूरा कौन करवाएगा? ये बिल्डिंग चलती रहती थी, तो हर एक चीज याद नहीं होती। चलो मेरा, ये कुव्वत उल इस्लाम में इल्तुतमिश भी कुछ नया बनाएगा, अलाउद्दीन खिलजी भी इसके परिसर का विस्तार करवाएगा। इतना याद नहीं रखा इतना। ये 3 बिल्डिंग हो, ठीक है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद हो गई, मीनार हो गई, अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा। हम्म वो वो करवाएगा, इसके बाद इल्तुतमिश पूरा करवाएगा। हम्म इल्तुतमिश इल्तुतमिश निर्माण पूर्ण करवा देगा, और कोई नहीं छेड़ेगा। नहीं, कोई नहीं छेड़ेगा, इल्तुतमिश निर्माण पूरा करवा देगा। और ज्यादा डिटेल में देखना चाहो ना, तो तरीके की मीनार बनी हुई है, जिसमें की लाइनें, सुनार का तो लाल बलुआ पत्थर लगा हुआ है, रेड सेंड, और सफेद संग, ठीक है। बीच बीच में आपको सफेद संगमरमर दिखेगा। पतली सी मीनार बनाई हुई है, इसको विजय स्तंभ भी कह देते हैं, क्योंकि तुर्की विजय की याद में ये बनवाई, ठीक है। दिन ऐबक के बाद में आ जाओ इल्तुत। रजिया को सुल्तान इसलिए बनाया कि इसका एक प्रिय बेटा था, महमूद। महमूद की मृत्यु हो गई थी। महमूद का मकबरा है दिल्ली में, उसको क्या कहते हैं? सुल्तान गढ़ी कहते हैं। आज भी ये टूटी। लिखो, इल्तुतमिश ने क्या बनाया? अपने पुत्र महमूद का मकबरा। इस मकबरे को क्या कहते हैं? सुल्तान गढ़ी। इसलिए ये दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा है। इधर देखो, आगरा का ताजमहल क्या है? मकबरा ही तो है। तो जितनी भी हुमायूं का मकबरा है, जितनी भी सल्तनत काल की सुंदर इमारतें हैं, उनमें आधी से ज्यादा मकबरे हैं। तो मकबरा बनाने की, मकबरा क्या होता है? मृत व्यक्ति के जो, जहाँ उसको दफनाया गया है उसके ऊपर जो इमारत बनाई, वो मकबरा या मकबरा हो गया, ठीक है। मकबरा शैली का जन्मदाता कौन हुआ? इल्तुत। लिखो, प्रथम मकबरा दिल्ली सल्तनत का प्रथम मकबरा, और इल्तुतमिश हुआ मकबरा शैली का जन्मदाता।
ठीक है, इल्तुतमिश हो गया, मकबरा शैली। एक और इम्पोर्टेंट है नागौर में, एक तो अजमेर में अपने चिश्ती संप्रदाय था, सूफी संप्रदाय में चिश्ती सिलसिले है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती जो बहुत प्रसिद्ध है, जो मोहम्मद गोरी के साथ ही भारत आए थे। राजस्थान में और कौन से चिश्ती संत हैं? नागौर में तारकीन का दरवाजा। और चिश्ती संत कौन से थे? एक हमीदुद्दीन नागौरी का नाम था अतारकीन या तारकीन। तो जो नागौर में अतारकीन का दरवाजा बना हुआ है राजस्थान में था इल्तुतमिश। ठीक है, दूसरा बनवाया अतारकीन का दरवाजा, अतारकीन या तारकीन कह देते हैं। ये है नागौर में। और किसकी याद में बनवाया? चिश्ती सिलसिले के ही संत थे, चिश्ती संत शेख हमीदुद्दीन नागौरी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, और उनका निकनेम तारकीन या तारकीन भी था। हमीदुद्दीन नागौरी के संत थे, हमीदुद्दीन तारकीन। लिख देता हूँ तुम्हें, हमीदुद्दीन नागौरी, निकनेम था तारकीन या आता। उनकी याद में दरवाजा बनाया। नागौर जाओ तो देखना बना कोई। ठीक है, अब तुम पता नहीं कौन से दरवाजे की बात कर रही हो, मैं हाँ भर दूं, है ना। दरवाजा है, सिर्फ दरवाजा दरवाजा है, ठीक है ना। और मेरा देखा हुआ है, नेट पे देख लेना। पता नहीं, मैं इतनी बात बता दी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इल्तुतमिश हो गया। इल्तुतमिश के बाद बलबन आएगा। बलबन की ज्यादा रुचि किसमें थी? सैनिक अभियानों में थी। बलबन एक अपना दिल्ली में लाल महल बनवाएगा। और तो बलबन का मकबरा बनवाता कौन? मकबरा क्या बनाएगा? लाल महल, ये सारी इमारतें दिल्ली में है भाई। लाल महल और खुद का मकबरा बलबन का। मकबरे दो तरीके से बनते थे, जिनको बच्चों पे भरोसा होता था उनके तो बच्चे बनाते थे। और जिनको, जैसे अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में, वो किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, लेकिन जहांगीर ने क्या बदमाशी करी, उसके ससुर जी थे जो मिर्जा गयास बेग, उनका तो एकदम सफेद संगमरमर से बनवाए, हीरे मोती जवाहरात जड़े हैं। और अपने पिताजी वाला बलुआ पत्थर से बना के, ठीक है? जिनके बच्चे अच्छे थे वो नहीं, भरोसा नहीं होता था, वो खुद, ये बलबन ने खुद ने, ये भी दिल्ली में है। ठीक है, बढ़ो आगे। बलबन के बाद अगले आएंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की भी ज्यादा रुचि नहीं थी। अब एक मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम मंगोल आक्रमण बहुत हुए थे ना। तो मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए उसने दिल्ली में ही एक महल, तिरी महल, तिरी महल, आज खंडर खंडर बचे, तिरी महल इसलिए बनवाया, मंगोल आक्रमणों। एक बनाया उसने 1000 खम्भों वाला महल, उसको 1000 सितुन भी कह देते हैं। इसमें जैसे बरामदे में बहुत ज्यादा स्तंभ है, स्तंभ जो पोल ये जो, तो एक बनाया दिल्ली में ही 1000 स्तंभों या तून वाला
दिल्ली में ही है ये। 4 स्तंभ। और बनवाया अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा कहाँ? वहां जहाँ कुतुब मीनार है, वहीं कुवतुल इस्लाम मस्जिद है, वहीं चंद्रगुप्त का मेहरोली लो स्तंभ है, ठीक है, वही है, उसके उसी में अलाई दरवाजा बना। अलाई दरवाजा क्या है, बहुत सुंदर बना हुआ है। और इसमें जो गुंबद और मेहराब बने हुए हैं, वो वैज्ञानिक विधि। और क्या बनाया? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा पहली बार वैज्ञानिक विधि से, मतलब इसका नाप जो है ना एकदम, लंबाई चौड़ाई, वैज्ञानिक विधि वो प्रॉपर है, वैज्ञानिक विधि से मेहराब का। ठीक है, ये याद रखना है ना, सिर्फ दरवाजा दरवाजा। अब देखो, हम्म, अब आ जाएंगे खिलजियों के बाद में सैयद का बनाने बनाने में ज्यादा विश्वास नहीं, जाएंगे तुगलक। तुगलक क्या बनवाएंगे, देखो आगे आता है तुगलक का। सल्तनत के स्थापत्य की विशेषताएं पूछे। विशेषताओं में एक तो कैसे बनाते थे वो, गुम्बद मेहराब आ गया, अरेबस का। एक निर्माण सामग्री, हमें भारत में जितनी भी इमारतें बनी हुई है ना, एक तो अपना काशी जो है, बनारस, बनारस के पास एक जगह है चुनार, चुनार में मिलता है रेड सैंड। ये जितनी बड़ी, लाल किला किससे बना हुआ है दिल्ली वाला? रेड सैंडस्टोन से बना है। तो एक तो वो दिल्ली के नजदीक था, एक वो मतलब जो होगा उसी से तो बनाएंगे, ग्रेनाइट की तो बिल्डिंग कहाँ से बना। तो जो, या तो भारत की इमारतें मुख्य थे सफेद संगमरमर से बनाई, संगमरमर तो मकराना राजस्थान वाला, मकराना नागौर वाला, ठीक है। और चुनार के बलुआ पत्थर से, जैसे अशोक के जो अभिलेख कोई आपसे किससे बने हुए हैं? चुनार के बलुआ पत्थर से। तो जो इनकी निर्माण सामग्री क्या होती थी? निर्माण सामग्री तुगलक काल से पहले या पूरे सल्तनत काल में कौन सी थी? या तो लाल बलुआ पत्थर, प्लस सफेद संगमरमर, इसको सैंडस्टोन, और संगमरमर को क्या कहेंगे? मार्बल। तुगलकों के समय में क्या परिवर्तन? तुगलकों के समय स्थापत्य कला में क्या परिवर्तन आया? ये आया कि एक तो जैसे आर्थिक संकट इनके बहुत बढ़ गए थे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के बाद स्पेशली के सारे सैनिक अभियान असफल हो रहे थे, ठीक है। कभी राजधानी परिवर्तन कर रहा था, कभी सांकेतिक मुद्रा चला रहा था, तो इन्होंने सस्ते पत्थर का उपयोग किया, सस्ते मटमेले पत्थर का उपयोग। और दूसरा क्या किया है? सलामी या ढलवा दीवारें, ये क्या होती है? ये बनाई जा, हाँ, सलामी उल्टी होगी इसकी, है ना, नीचे से चौड़ी और उसमें तो चढ़ जाएंगे। सलामी या ढलवा दीवारें लिखो, स्लोपिंग वॉल्स किस लिए बनाते थे? सुरक्षा के दृष्टिकोण। ये कैसी होती थी, देखो ये ऐसे बनाते, जैसे नीचे से चौड़ी ऊपर से पतली बनाओगे तो ऐसी दीवार बनेगी। हम्म, इस पे तो चढ़ने वाले चढ़ जाएंगे, कैसी सुरक्षा हो? तो इन्होंने उल्टा तरीका अपनाया, इन्होंने कैसी बनाई? इन्होंने दीवारें बनवाई इस तरीके की, नीचे से पतली, ऊपर से चौड़ी।
अब चढ़ जाओ कोई। हम्म। मैं मिस्त्री थोड़ी हूँ। लिखो, लिख लो। ये मेंस के हिसाब से लिखा रहा हूँ तुम्हें, मेंस में। देखो और क्या क्या बना है। देखो अब क्या क्या बना। पहला ग्यासुद्दीन तुगलक ने करी थी, तुगलक वंश की। तो दिल्ली में है ग्यासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तुगलकों के समय में क्या क्या बना? ग्यासुद्दीन तुगलक का मकबरा। और फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह। अब आ जाएगा लोधी काल। ठीक है। लोधी काल में क्या होगा देखो। लोधी काल फेमस है। लोधी काल है मकबरा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मकबरे तो पहले भी बन रहे थे, अब सुंदर ढंग से बनने लग गए। और भारतीय स्थापत्य कला की जो सबसे सुंदर इमारतें हैं, ताजमहल, वो ताजमहल की कला का जन्म यहाँ से हुआ था, बताओ। लोधी काल को लिखो मकबरा निर्माण का काल। अब कोई पूछे कि सल्तनत काल में निम्न में से किन का शासन काल मकबरा निर्माण का काल माना जाता है? लोधी काल है। मकबरा। अब इन्होंने मकबरे में इनकी क्या विशेषताएं देखो। एक तो मकबरे उद्यानों के मध्य बनाए। जैसे ये क्या करते थे देखो इधर, बाग के मध्य बनाते थे। ये हो गया बाग, देखते जाना, बाग हो गया। बीच में चबूतरा बनाया, उस चबूतरे के ऊपर बना दिया मकबरा। ठीक है। और बीचों बीच हो गया, चारों तरफ रास्ते हो गए, तो इस चार बाग पद्धति। और इसका उदाहरण है लोधी बाग, लोधी गार्डन जिसको कहते हैं ना, दिल्ली का लोधी बाग। दूसरा काम क्या किया, पहले मकबरे बनते थे चतुष्कोणीय, मकान के चार ही कोने होते हैं। इन्होंने अष्टकोणीय मकबरे बनाए, 8 कोण वाले। ठीक है। अष्टकोणीय कैसे? जैसे इसका उदाहरण है सिकंदर लोदी का मकबरा। जैसे 8 कोण कैसे हो जाएंगे? अष्टकोणीय मकबरे। ये तो 6 ही हुए। मतलब समझ जाओ, मेरे से नहीं बनेंगे, लेकिन थे 8 कोण वाले। ये 8 कोण वाले मकबरे बनने लग गए ना। और सिकंदर लोदी के मकबरे को इसीलिए ताजमहल का पूर्वगामी। कोई चीज हिस्ट्री में है ना, कोई भी चीज अचानक से प्रकट नहीं होती। जैसे ताजमहल चबूतरे पे बना हुआ है, बाग के बीच में बना हुआ है। मुगलों ने इस चार बाग शैली को प्रचलित किया, मतलब बाग के बीच में बना दो, चारों तरफ से रास्ते हो गए, तो चार बाग। ठीक है। कोई हिस्ट्री, कोई भी चीज अचानक से, धीरे धीरे क्रमिक रूप से। सिकंदर लोदी का हाँ हो गई इनकी। हाँ, ठीक है। इस टाइम पूछे, सही में पूछे, केस में पूछे, केस में पूछे, लिखिए आप। ठीक है। इसी समय देखो प्रांतीय शैलियों में देखो, एक तो जौनपुर के थे सरकी शासक। सरकी शासकों ने जैसे जामा मस्जिद बनवाई,
एक इल्तुतमिश में ऐड कर लो। इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद बनवाई थी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद बनवाई। अब देखो, इधर देखो मेरी तरफ। अब फटाफट अपन क्षेत्रीय शैलियां भी शैलियां बनी। क्षेत्रीय शैलियां कौन कौन सी हैं देखो। उनके समय जो प्रांत स्वतंत्र थे वहां तो क्षेत्रीय शैलियां चल रही थी। एक तो फेमस थी जौनपुर में, और जौनपुर को इस समय क्या कहा जाता था, पूर्व का सिराज। सिराज इस्लाम में पवित्र नगर है, इसलिए पूर्व का सिराज कहा जाता। देखो, जौनपुर की स्थापना हुई थी फिरोज शाह तुगलक के टाइम। फिरोज शाह तुगलक का भाई था चचेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक, तो जोना खा कहते थे, ऐसा कहते हैं, याद में बस। यहाँ जो शासक थे उनको सुल्तान ए सर्क की उपाधि दी फिरोज तुगलक ने। उनको कहा जाने लगा सर्की शासक, है ना। तो यहाँ सर्की वंश शासन करता था। पूर्व का राज राजवंश कौन सा था, सर्की वंश। और इनके समय में यहाँ जौनपुर में बहुत सुंदर सुंदर इमारतें बनी, जिनमें एक प्रसिद्ध है जौनपुर की जामा मस्जिद। मालवा भी इसी तरीके से प्रसिद्ध था। खिलजियों की एक शाखा शासन कर रही थी इनके टाइम में। कोई मालवा के महमूद खिलजी का झगड़ा था। मालवा में इन्होंने दो सुंदर महल बने हुए। एक तो मालवा के खिलजी शासकों ने बनाए, एक जहाज महल और एक हिंडोला महल। मालवा में खिलजियों ने ही बनाए जहाज महल और हिंडोला महल। गुजरात की भी थी, गुजरात की छोड़ो। दक्षिण भारत की जो एक शैली हुई, दक्षिण भारत में चार मीनार कहाँ है। अरे, चार मीनार हैदराबाद की लैंडमार्क इमारत है। चार मीनार इसी समय बनी थी। चार मीनार, जिसमें चार मीनारें बनी हुई हैं, इस तरीके की है देखो। ये है, इसके ऊपर चार बड़ी बड़ी, चारों कोनों पे चार बड़ी बड़ी मीनारें हैं ना। चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में। किसने बनवाई, कुली कुतुब शाह। कुली कुली कुतुब हैदराबाद की चार मीनार। एक गोल गुंबज प्रसिद्ध है कर्नाटक में, ना। गोल गुंबज किसने बनवाया था, गोल गुंबज कर्नाटक में। ये गोल गुंबज बनवाया था जो अपना शेर शाह सूरी का भतीजा था, मोहम्मद आदिल शाह सूर, उसने बनवाया था। कर्नाटक में विजयवाड़ा में, है ना। कर्नाटक में लिख लो गोल गुंबज। कर्नाटक बहुत सुंदर इमारत है कर्नाटक। और ये बनाया था आदिल सर आदिल। हेमू इसी का तो सेनापति था जो अकबर से लड़ा। इसने ये कर्नाटक में बनवाया गोल गुम्बद। एक बड़ी सी बिल्डिंग है, पूरी के ऊपर गुम्बद बना हुआ है। तो ये दो इमारतें, चार मीनार, गोल गुम्बद भी, ये अपना यहाँ के कंप्लीट होता है। चाहे एसआई में लिखना, चाहे आरएएस मेंस तक का हो गया, आईएएस मेंस, ठीक है।